हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स उसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के क्वेश्चंस। तो देखो एक बार मैं आपको फटाफट बता दूं कि इनमें करते क्या है। बस आपको ना ये ऑर्डर फॉलो करना होता है, IODFCT 22, मतलब ज़्यादा जाने 22 तक जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है इनमें, देखो आई मतलब पहले इनइक्वलिटी बना लो। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन बना मतलब वो जो होता है ना पता करना होता है। कई बार मैक्सिमम प्रॉफिट पता करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। कई बार मिनिमम कॉस्ट मिनिमम खर्चा वो बताते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है। तो उसके बाद में आता है डी मतलब डायग्राम। एफ मतलब फिजिबल, वो डायग्राम फिजिबल है कि नहीं, मतलब ऐसे कई बार ना ऐसे कुछ कॉमन होता ही नहीं है तो आप टेंशन मतलब ऐसा कुछ डायग्राम अब नहीं बनेगा। आपका डायग्राम इन दोनों में से कुछ ना कुछ बनेगा। तो देखो कुछ ना कुछ कॉमन मतलब होगा। फिर जैसे डायग्राम बन जाता है फिर देखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब ये जैसे ये ऐसे ये है ना, ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ से ग्राफ मुड़ जाता है। फिर कॉर्नर पॉइंट्स के साथ बनाते हैं हम टेबल, इस टाइप की टेबल बन जाती है। और उधर ये अपना जेड आ जाता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसमें जैसा भी हमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अपना आंसर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बड़ा है। जब हम यहाँ पे चीज़ों को देखो, सबसे पहले आप क्या किया करो, इसको पहले एक बार पूरी रीडिंग लगा लो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। फिर जब हम दोबारा रीडिंग लगाएंगे ना, या फिर रीडिंग नहीं लगाएंगे, दोबारा हम इसमें से इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर एक छोटी सी टेबल का निर्माण कर लेंगे, है ना, एक छोटी सी प्यारी सी टेबल, ताकि हमें बार बार इस क्वेश्चन को मुड़ मुड़ के देखना ना पड़े, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बार पूरी रीडिंग लगाते हैं, उससे पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है, वो काम क्या हो रहा है। ये करना पड़ेगा आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसकी एक बार पूरी रीडिंग लगा ही लो। ठीक है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, इसको फॉलो करो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज A and B. Each type of screw requires the use of two machines, an automatic and hand operated. ठीक है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक जिसको हम हाथ से हैंड से ऑपरेट करते हैं। इट टेक्स 4 minutes टू ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B. ठीक है, दो टाइप के स्क्रू होते हैं और दो टाइप की मशीन है, ए और मतलब ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, ऑटोमेटिक और मैनुअल ऐसा समझ लो। तो ये स्क्रू ए है वो दोनों मशीन्स पर कितना कितना टाइम लेता है बनने में, स्क्रू बी को कितना कितना टाइम मिलता है, तो वो यहाँ पे दे रखा है और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ तक हो गया अपना। ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 hours ऑन एनी डे। मशीन ए हो या सॉरी ऑटोमेटिक मशीन हो या फिर हैंड ऑपरेटेड मशीन हो, एक दिन में 4 घंटे ही उपलब्ध है, उससे ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। मतलब ये क्या होगी, ये मजबूरी होगी। तो ये जो मजबूरी है ना, ये वाली जो लाइन है, यहीं से अपनी इनइक्वलिटी तैयार होगी। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7, स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, ये पैसों की बात होगी। तो यही मैक्सिमाइज करने के लिए बोला होगा इसने ना, प्रॉफिट भाई, हाँ सब यही है। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज ही मैन्युफैक्चर्स, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। मतलब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए उसको कितने कितने पैकेजेस वो बेचने पड़ेंगे या फिर बनाने पड़ेंगे। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, बता देंगे। तो समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर दो चीज़ों की कहानी है, स्क्रू ए और स्क्रू बी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे टेबल्स बनाएंगे। हर चीज़ स्क्रू ए और स्क्रू बी इनकी अलग अलग दे रखी है, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे अच्छी सी। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्क्रू ए और यहाँ पर स्क्रू बी। यहाँ पर एक लंबी सी टेबल बना के तैयार करते हैं। आप भी इसे हॉरिजॉन्टल टेबल बना लेना, ज़्यादातर यही काम में आएगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इधर भाई क्वांटिटी कितनी कितनी बनानी है ना, वही तो है मेन लफड़ा। वही डिसाइड हो जाए तो सब कोई बना लेंगे। तो स्क्रू ए, अब पता नहीं यार इसकी कितनी क्वांटिटी एक दिन में हमें बनानी चाहिए, तो वही तो हमें पता करनी है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो समझो कि इसकी क्वांटिटी है एक्स, मतलब हम स्क्रू ए के एक्स पैकेजेस बनाएंगे और स्क्रू बी के वाई पैकेजेस बनाएंगे। उसके बाद में अब सबसे मेन चीज़ बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, कि भैया पैसा कितना बनेगा ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होता है स्क्रू ए पर, प्रॉफिट देखो यहाँ पर दे रखा है कि देखो ये रहा, मैन्युफैक्चर सेल ए एट प्रॉफिट ₹7 ये रहा, और बी को कितने पे, ₹10, ₹7, ₹10। तो ए को बेचता है तब मिलते हैं हमें यहाँ पर ₹7, ये रुपीज़ में है प्रॉफिट।
और इसमें मिलते हैं 10 रुपये, ऐसा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अपनी जो काम की बात है वो मतलब काम की तो पैसे ही थे, यहाँ पर मतलब काम कैसे होगा उसकी बात है। तो यहाँ पे दो टाइप की मशीन है, एक तो है ऑटोमेटिक मशीन और एक है अपनी हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, एक हैंड ऑपरेटेड और ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर इनका आएगा टाइम कि इसका ये कितना टाइम लेगी और ये कितना टाइम लेगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम आएगा। तो स्क्रू एक को बनाने में यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि ईच टाइप ऑफ स्क्रू ये है ऑटोमेटिक और ठीक है 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। एक के लिए 4 मिनट 6 मिनट ऐसे है। तो ये एक के लिए क्या जाएगा, ऑटोमेटिक पर 4 मिनट है 4 मिनट, और इसके लिए कितना 6 मिनट्स। हाँ ये स्क्रू बी के लिए कितना दे रखा है, हाँ ये दे रहा ना, वाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक, 6 मिनट और 3 मिनट है। तो यहाँ पर लग जाएगा 6 मिनट और इधर लग जाएगा 3 मिनट्स। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर है ना, अब हम लगाएंगे कंडीशंस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऐसा तो फिर बनाते रहो, कुछ कंडीशन है, कुछ मजबूरी है, उसके तहत अपना काम होगा। तो यहाँ पर वो मजबूरी भी दे रखी है कि कहाँ पर मजबूरी ये रही है ना, स्क्रू ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। किसी भी दिन जो कोई सी भी मशीन हो, ऑटोमेटिक हो या फिर ये हैंड ऑपरेटेड हो, वो मैक्सिमम, ये ऑटोमेटिक मशीन है और ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है, ये दोनों मशीन है, ये मैक्सिमम 4 घंटे 4 आवर्स काम आ सकती है, और ये भी मैक्सिमम 4 आवर्स काम आ सकती है ना। ये मैक्सिमम काम आने की कैपेसिटी इनकी। अच्छा देखो, ये तो मिनट में है, ये भी मिनट में, ये 4 ये घंटों में है ना, आवर्स में है। तो इनको हमें मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 4 24 है ना, 240 मिनट्स ये हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 240 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, ये लिमिटेशन है कि ये पाबंदी है, ऐसा नहीं कि आप जितनी मर्जी फटाफट स्क्रू ए और बी मतलब पूरा प्रोड्यूस करने लगे है ना, मशीन का स्क्रू ढीला हो रहा है, ऐसा नहीं है। मशीन जो है वो एक दिन में मैक्सिमम 4 घंटे काम कर सकती है, तो ये पाबंदी है, इसी से हमें मिलेगी इनइक्वलिटी। अपना पहला काम क्या है, आई फिर ओ फिर डी। पहला काम है आई, इनइक्वलिटीज़ तैयार करना, तो अब तैयार करते हैं यहाँ पर इनइक्वलिटीज़। तो ऑटोमेटिक मशीन की इनइक्वलिटी जो है ना, मतलब ऑटोमेटिक मशीन की जो पाबंदी है, जो मजबूरी है, वो क्या है, ये 240 मिनट ही काम कर सकती है, 4 आवर्स ही काम कर सकती है। तो ये 4 मिनट देती है स्क्रू ए बनाने में और 6 मिनट देती है स्क्रू बी बनाने में, एक पैकेज बनाने में। अगर हम स्क्रू ए के एक्स पैकेजेस बनाएंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और स्क्रू बी का टाइम कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑटोमेटिक मशीन 4x प्लस 6y टाइम देगी, 4x प्लस 6y टाइम देगी ऑटोमेटिक मशीन एक दिन में, जो कि 4 घंटे से कम ही होगा। ये मिनट्स में है तो आप मिनट्स वाली चीज़ काम में लोगे, 240 घंटों से मिनट से कम ही होगा इस ऑटोमेटिक मशीन का टोटल टाइम कंजम्पशन। ठीक है, ऐसे अब हैंड ऑपरेटेड मशीन की बात करें तो जो हैंड ऑपरेटेड मशीन है उसका टाइम कैसे कैसे होगा, एक स्क्रू बनाने या फिर एक पैकेज बनाने के लिए एक का 6 मिनट लगते हैं और बी का 3 मिनट लगते हैं। तो ए के अगर हम एक्स पैकेजेस बनाएंगे तो 6x हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y। ये भी वही 4 घंटे काम करती है हैंड ऑपरेटेड मशीन, तो इसका भी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 240 मिनट्स हो जाएगा। इनका हमें डायग्राम बनाना, अभी इधर डायग्राम का काम करेंगे, लेकिन पहले आई हो गया। अब काम करते हैं ओ मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। ओ मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चीज़ होती है, जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, प्रॉफिट। तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। हर वो चीज़ जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें मैक्सिमम करके बताना है, तो प्रॉफिट को मैंने जेड मान लिया। अब देखो प्रॉफिट निकलेगा कैसे, हम एक स्क्रू मतलब एक पैकेज बेचते हैं एक का, तो हमें 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। बी वाला पैकेज बेचते हैं एक, तो उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। हमने अब एक एक पैकेज थोड़ी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे ना पैकेज, तो एक्स पैकेज बन रहे हैं एक के, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7x और इसका कितना हो जाएगा 10y। तो टोटल प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें 7x प्लस 10y। अब ये मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज पता करनी है कि इन ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड मशीन की जो मजबूरी ना उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉफिट होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे x और y कुछ न कुछ खास नंबर होंगे जो यहाँ पर डालेंगे तो अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। प्रॉफिट ये क्या बताना है इसको, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बताना है हमें, मैक्सिमाइज करके बताना है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। तो ये आई हो गया इनइक्वलिटी, डी हो गया ओ हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब डायग्राम की बात, तो डायग्राम की बात इधर कर लेते हैं।
डायग्राम में क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इनइक्वलिटी का डायग्राम कैसे बनाते हैं, इन किसी के बराबर बराबर का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 240, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 240। आसान है डायग्राम बनाना। यहाँ पर आप एक बार x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, और एक बार y की वैल्यू 0 डाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। मतलब ऐसे 2 पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दी तो 6y बराबर 240 ही बचेगा। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 उसको काटेगा तो 40 40 बचेगा 40। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाल दी दूसरा पॉइंट निकालने के लिए, उसका y कोऑर्डिनेट 0, तो 6y गायब हो गया। डायरेक्ट 4x किसके बराबर हो गया 240 के बराबर। तो 4 24 को काटेगा तो 6 बच जाएगा, तो 60 मिल जाएगा मैं कितना 60, ये हो गया। यहाँ पर अब वही x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो y 3y इक्वल टू 240, तो ये कटेगा तो 80 आ जाएगा 80। और अब मैं y की जगह 0 डाल दूंगा तो 3y तो खत्म हो जाएगा। 6x इक्वल टू 240, तो ये 40 मिल जाएगा मैं, है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कटेगा तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट मिलते ही हम बनाते हैं डायग्राम। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। देखो यहाँ पे एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समझ में आना चाहिए, एक रफ डायग्राम टाइप का ही चलेगा, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है पॉइंट्स, एक बार देख लो x पर कौन कौन है, 60 है और ये 40 है। तो x वाले पॉइंट पहले मार्क कर दो, यहाँ पे 60,0 और यहाँ पर 40,0। y वाले कौन से पॉइंट्स है 0,40 और 0,80। तो जो मैक्सिमम उसको पहले यहाँ पे लिखो 0,80 और 0,40। देखो दोस्तों होता है क्या है, इनइक्वलिटी से हम लाइन बना लिया, लाइन से हमने पॉइंट निकाल लिए, है ना, इधर से उधर जा रहे। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम उधर से वापस इधर की तरफ आते। तो पहले पॉइंट को मार्क कर लिया, फिर बाद में हम इन लाइंस का डायग्राम बनाएंगे, फिर बाद में इनइक्वलिटी का डायग्राम। तो पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब 0,40 को 60,0 से मिलाऊंगा तो ये लाइन मिल जाएगी। 0,40 मतलब y पर 40 और x पर कितना है 60, ये वाला। तो इन दोनों को मिलाऊंगा, ऐसे मिला लेंगे हम, स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। इसकी इक्वेशन इसके साथ में लिख लो। इसकी इक्वेशन ये है, ये इनइक्वलिटी वाली मत लिखना, यही लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब ये बराबर वाली। तो क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 4x प्लस 6y इक्वल टू 240, ये हो गया। अच्छा, अब जो बच गए पॉइंट्स ये और ये दूसरी लाइन में आ जाएंगे ना, ये तो इसका ये बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा मैं, तो यार कैसा बनेगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना बन जाए, बस ये ध्यान रखना। तो ये होगी दूसरी, ठीक है, समझा जा सकता है। इसकी इक्वेशन क्या है, ये दूसरी वाली, ये क्या 6x प्लस 3y इक्वल टू 240। तो ये बन गई दूसरी लाइन। अब ना इनका डायग्राम तो बन ही गया, इन दोनों का बन गया। अब हमें इनइक्वलिटी का डायग्राम बनाना है। इनइक्वलिटी में कैसे बनाते हैं डायग्राम, कोई पॉइंट लेते हैं जो कि इन दोनों लाइंस पे नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई पॉइंट ले लो आप। वो पॉइंट उठाकर हम यहाँ पे डाल के देखते हैं, सेटिस्फाई करता है तो उधर का बन जाएगा आंसर, और नहीं करता तो उसके दूसरी तरफ का बन जाएगा आंसर। तो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, सबसे आसान और सबसे पता रहने वाला पॉइंट क्या है 0 0। ये 0 0 उठाकर मैं इसमें डालता हूँ 4x प्लस 6y वाले में। तो ये 0 प्लस 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो पूरा 0 हो गया ना, LHS 0। 0 लेस देन इक्वल टू 240, सही है क्या। 0 क्या 240 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये 0 0 ना इसको सेटिस्फाई कर गया। इसकी बाउंड्री कहाँ है 4x प्लस 6y, इसकी बाउंड्री ये वाली है 4x प्लस 6y। तो इस बाउंड्री के इधर नीचे की तरफ है 0 0, तो इसके नीचे वाला पूरा जो पोर्शन है ना उसको हम शेड कर देंगे। इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा नीचे वाला। पूरा शेड करने मत लग जाना, है ना, अपना यही काम नहीं है यहाँ पर बस शेडिंग का, हमें और भी काम, प्रॉफिट पैसा कमाना है यहाँ से। तो ये नीचे वाला के लिए आप ना बस इतना ये इशारा कर देना, इशारा ही काफ़ी है यहाँ पर ना। इसका मतलब क्या है कि ये इसका हम नीचे वाला पोर्शन शेड करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद में अब इस पर आते हैं 6x प्लस 3y, ये उठाऊंगा उस दूसरी इनइक्वलिटी में डालूंगा। तो 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 240, सही बात है, 0 240 से छोटा होता ही है। तो जो दूसरी लाइन है उसके भी नीचे का मतलब 0 0 की तरफ वाला पोर्शन बन जाएगा, इसके भी इधर वाला पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पर ऐसे नीचे वाला पोर्शन तो फिर ऐसे बहुत बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे जब हमने माना कि भाई स्क्रू ए बन रहे हैं, उनके एक्स पैकेजेस बन रहे हैं, और स्क्रू बी के नंबर ऑफ पैकेजेस कितने वाई, तो ये जो नंबर ऑफ पैकेजेस होते हैं ना एक्स और वाई, ये नेगेटिव थोड़ी होंगे यार, ये 0 या 0 से ज़्यादा ही तो होंगे। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होते हैं। तो यहाँ पर अब हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए डायग्राम, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन आना चाहिए और इस लाइन के भी इधर नीचे वाला पोर्शन आना चाहिए। तो कौन सा पोर्शन होगा जो कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाला पार्ट बन जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ओ, ये पॉइंट इस, अच्छा देखो डायग्राम बन गया, एक कॉमन पार्ट आ गया, तो आई हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, डायग्राम हो गया, आई ओ डी हो गया, बता एफ सी टी, एफ मतलब फिजिबल रीजन, तो ये अपना क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या होता है, एक कॉमन पोर्शन होता है जो कि सभी का कॉमन मिल जाए, बस इतनी सी बात है। एफ सी, सी मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये जो फिजिबल रीजन बना ना, इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये 0 0, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, निकालने पड़ेंगे, और इस पॉइंट को मैं डी मान ले, ए बी सी, ये सी हो जाएगा, ठीक है। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, तो इसका काम इतने से में ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4b, बी के कोऑर्डिनेट्स ये कैसे निकालूंगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी, तो इसकी इन दोनों की इक्वेशन क्या है, ये 4x + 6y = 240 और 6x + 3y = 240। देखो इस इक्वेशन को तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे 6y है ना, यहाँ पे 3y है, समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x + 6y = 240, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन ना y को मैंने ना पहले नज़र बना ली कि y को काटना है। यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 3y है, तो इसका डबल कर दूंगा मैं, तो 3y का 6y हो जाएगा। इसको डबल करके ही लिख देता हूँ। आपको ये नहीं दिखाना कि आपने कैलकुलेशन कैसे की, आपको बस यहाँ पे दिखाना कि उस कैलकुलेशन के बाद में आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आप कैसे भी करो, एकदम फास्ट स्पीड से करो ये कोऑर्डिनेट निकालने का काम। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x से क्या बन जाएगा, 12x + 3y का 6y, 240 का 480, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कितना मिला, माइनस का 8x बराबर, ये 48 में से 24 जाएगा तो माइनस का 240 बच जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, 8 24 को काटेगा तो 3 और वो 0 लगा हुआ ही, x = 30। इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 30 आ गया। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो ये 30 उठाकर मैं किसी इक्वेशन में डाल दूंगा। किस में डालूँ, x की वैल्यू जो 30 है ना वो इसमें डाल देता हूँ, है ना, यहाँ पर डाल देता हूँ। इस बार तो थोड़ा रफ में कर ही लेते हैं। 30 उठा के यहाँ पे डालूंगा इस जगह पे, तो 6 × 30 180 हो जाएगा, प्लस 3y = 240, ये उधर चला जाएगा, तो 3y = उसमें जाके माइनस होगा तो 40 ज़्यादा और ये 2 20 इधर, तो 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। इसको काटेगा तो 20 मिल जाएगी हमें। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 20। आप ये सारा काम बैकग्राउंड में कर सकते हो, रफ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ना एफ सी टी, ये फिजिबल रीजन हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब टी मतलब टेबल बनाना है, फाइनल काम किसका है, टेबल का। अब हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। टेबल में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कॉर्नर पॉइंट्स, और दूसरी चीज़ क्या होती है कॉर्नर पॉइंट्स के बाद में, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही तो मैंने जो चीज़ मैक्सिमम करनी है वो अब जाके मैक्सिमम होगी, पहले उसके लिए हमने सारी तामझाम कर रखे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा z = क्या है यहाँ पर, ये 7x + 10y, 7x + 10y, ठीक है। ये तो यहाँ पर ऐसे टेबल बना लेंगे, ये टेबल इधर से बंद कर देता हूँ, चलो ये हो गया। अच्छा कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, O A B C, तो O A B C, O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है 0,0, A के कोऑर्डिनेट्स ये 40,0, B के क्या है 30,20 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये वाले 0,40, 0,40। ये उठाऊंगा इसमें डालूंगा, तो 0 0 उठा के, मतलब x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, तो 0 0 डालूंगा तो 0 + 0 0 हो जाएगा, खत्म। 40 और 0 यहाँ पे 40 रखूँगा ना, ये y कोऑर्डिनेट तो 0, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 40 यहाँ पे रखूँगा तो 40 × 7 280 हो गया। अच्छा 30 20 रखूँगा, तो 30 रखूँगा x की जगह, तो 7 × 30 कितना हो गया, 221, 2 ये ऐसे, सॉरी 221 नहीं आ रहा, 210। फिर 20 को उठाकर यहाँ पर रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, 20 × 10 200, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, 410, ठीक है। अब 0,40 ये उठाकर मैं डालूंगा यहाँ पर, तो यार यहाँ से कितना मिलेगा, देखो ये x कोऑर्डिनेट तो 0 तो ख़त्म, y कोऑर्डिनेट है 40, तो 40 × 10 ये हो जाएगा 400, ठीक है। हमें ये आखिरकार है था क्या, ये क्या था, प्रॉफिट हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम करके बताना है। तो इनमें से मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है ये वाला 410, इन सबसे ज़्यादा ये, तो ये कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला हमें, ठीक है। ये क्या हो गया अपना मैक्सिमम प्रॉफिट।
मैक्सिमम प्रॉफिट मिला ये कितना 410। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, एक बार वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो क्या बोला, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप मतलब कितने टाइप है, दो टाइप है ना। देखो एक बार वापस आपको याद दिलाता हूँ, दो टाइप के थे स्क्रू, स्क्रू ए और स्क्रू बी। यहाँ पे थे एक्स और वाई। स्क्रू ए मतलब एक्स, इसकी क्वांटिटी एक्स है, और स्क्रू बी की क्वांटिटी वाई है। इतने इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 30 और 20 है ना, ये एक्स और वाई की वैल्यू तो है। एक्स बराबर कितना है, इसके लिए एक्स बराबर कितना है 30 है, और वाई बराबर कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 20 है। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 30 मतलब स्क्रू ए बनेंगे 30 उनके पैकेजेस, और स्क्रू बी के पैकेजेस बनेंगे 20, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर बोला हाउ मेनी पैकेजेस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई स्क्रू ए के पैकेजेस कितने हैं 20 पैकेजेस, और स्क्रू बी के पैकेजेस कितने हैं, सॉरी स्क्रू ए के कितने 30, एक्स है ना, ये 30 है, और ये 20 हो जाएंगे दूसरे वाले के ऐसे। ये बन जाएंगे अपने आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 410। ये भी पूछा डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये कितना 410। कहाँ कहाँ कितने कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ए के करने पड़ेंगे 30 पैकेजेस और बी के 20। आई होप दोस्तों ऐसे आपको चीज़ें समझ में आ रही है। सबसे मेन चीज़ आपको क्या लगता है बताओ, आप ना खुद कमेंट करके बताना, मैं तो हर बार बताता ही रहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे कैसे करना चाहिए। जब आप खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे ना, तो ये ऐसे चुटकियों में बन जाएंगे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैम्प एंड वुडन शेड्स। पहले एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार ना। कोई इंडस्ट्री है जो कि लैम्प और वुडन शेड्स बनाती है, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर। देखो ये एक ही मशीन है, ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है ना, ये एक ही है, और इधर ही स्प्रेयर ये दूसरी मशीन है। तो मतलब पहले तो ग्राइंडिंग कटिंग से उसकी काट छाँट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम स्प्रेयर मतलब वो कोटिंग वगैरह लगा देते हैं उस पर। ठीक है, तो लैम्प और शेड बनाए जाते हैं। यहाँ पर बोला है इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑफ ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडेस्टल लैम्प। लैम्प बनाने में 2 घंटे 3 घंटे ऐसे चाहिए हमें अलग अलग मशीन पर। इट टेक्स 1 hour ऑन दी ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन एंड 2 hours ऑफ ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए शेड। ठीक है, शेड्स बनाने के लिए भी हमें 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चाहिए। ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज़ अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 hours। किसी एक दिन में मतलब 24 घंटों में जो स्प्रेयर है ना, जिससे हम वो कोटिंग वगैरह करते हैं, वो 20 घंटे अवेलेबल होता है एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम। और एंड दी ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 hours। ठीक है, एक दिन में ग्राइंडिंग कटिंग मशीन तो होती है 12 घंटे अवेलेबल, और स्प्रेयर होता है 20 घंटे अवेलेबल। ठीक है, द प्रॉफिट फ्रॉम दी सेल ऑफ ए लैम्प इज़ ₹5। एक लैम्प को बेचते हैं तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। एंड शेड इज़ ₹3। शेड को बेचते हैं, एक शेड को बेचते हैं तो हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड शेड्स ही प्रोड्यूसेस, हाउ शुड ही स्केड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज ही करना है, तो उसको कैसे स्केड्यूल करना पड़ेगा, मतलब वो ऑब्वियसली यही बताना पड़ेगा कि हमें कि वो एक दिन में कितने लैंप बनाए और कितने ये शेड्स बनाए। ठीक है, तो फिर वो मशीन तो देखो दोनों पे काम लगेगा ही लगेगा। एक लैंप बनाओ या शेड बनाओ, उसको कुछ टाइम तो मशीन पे बिताना पड़ेगा, कुछ टाइम स्प्रेयर पे। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट मैक्सिमम बताना है ना। तो देखो यहाँ पर एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। हमेशा एक टेबल बनाने की आदत डाल लो आप। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, लैंप और शेड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैंप्स और इधर शेड्स। ठीक है, कितने कितने बनाने हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है, मैं पहला कॉलम ये बना लेता हूँ। पहली कॉलम में हम लिखेंगे क्वांटिटी। तो समझो कि लैंप्स बना रहे हैं हम एक्स लैंप्स, और शेड बना रहे हैं वाई। ठीक है, वाई शेड्स। अच्छा, उसके बाद में एक्चुअली यहाँ पर ना पैसों की बात सबसे पहले कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रॉफिट, ये रुपीज़ में है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, लैंप बनाने में 5 रुपये का और वो बनाने में 3 रुपये का। तो यहाँ से भी अलग अलग कर लेते हैं। इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट है एक यूनिट पे ना, एक यूनिट पे एक लैंप 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये प्रॉफिट है उस पर, और इस पर 3 रुपये का ऐसे। फिर 2 मशीन है, तो दोनों मशीन में हमें टाइम भी देना है। तो जो एक मशीन है यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग मशीन, और दूसरी मशीन का है क्या है यहाँ पे स्प्रेयर। ठीक है, यहाँ पर इनका हम लिखेंगे टाइम कि भाई इस पर कितना टाइम लगता है और इस पर कितना टाइम लगता है, दोनों का टाइम।
तो यहाँ पे लैंप का देखो क्या टाइम है, लैंप एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर दिया इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडेस्टल लैंप। लैंप में 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगते हैं। तो ये जो अपना ये लैंप है ना लैंप, तो इसमें 2 घंटे इधर और 3 घंटे इधर ऐसा लगना पड़ेगा। फिर उसके बाद में और क्या दे रखा है यहाँ पर, पेडेस्टल इट टेक्स 1 आवर ऑन दी ग्राइंडिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन दी स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए शेड। शेड बनाने में 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, तो शेड जो ना शेड्स उसमें यहाँ पे 1 घंटा और इधर 2 घंटा लग जाएगा। अब और देखो और सारी चीज़ें भी लिखी लो उस टेबल के अंदर, बार बार हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप टेबल बनाओ और इसको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। द प्रॉफिट फ्रॉम दी, ये सब हो चुका। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, मजबूरी क्या है, मजबूरी ये है ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज़ अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 आवर्स। ठीक है, तो स्प्रेयर का है ये वाला स्प्रेयर, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ये कितना अवेलेबल होता है 20 घंटे 20 आवर्स। और जो ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, एंड द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स, ये मैक्सिमम एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम ये कितनी अवेलेबल है 12 आवर्स, 12 घंटे ये अवेलेबल है। ठीक है, ये बात है। तो अपना जो भी सिस्टम होगा ना वो मतलब इनइक्वलिटीज़ वगैरह तैयार करना वो हम यहीं से तैयार करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले अपना प्रोसेस क्या होता है, आई मतलब इनइक्वलिटीज़ तैयार करना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब इनइक्वलिटीज़ कहाँ से तैयार होगी, यहाँ से, कि ये पाबंदी है ना, पाबंदियों से स्टार्ट होती है इनइक्वलिटी, कि भाई यहाँ पर एक लैंप बनाने में 2 घंटे लगते हैं ये ग्राइंडिंग मशीन को, और शेड्स को लगता है 1 घंटा इसको देना पड़ता है ना ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को, अगर हम शेड बनाते तो। हम एक लैंप नहीं बना रहे, एक शेड नहीं बना रहे, हम एक्स लैंप्स बना रहे हैं, तो एक लैंप में 2 घंटे, तो एक्स लैंप में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और एक शेड में लगता है 1 घंटा, तो वाई शेड्स में कितना हो जाएंगे y घंटे। कुल मिला के ये मैक्स टू मैक्स मतलब एटमोस्ट कितने हो जाए 12 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, तो G/C मशीन है ना, इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है ये, कि ये x ये कितना हो जाएगा 2x, और y इंटू 1 y, इतना टाइम हो गया है ना, ये घंटों में है। तो ये कुल मिला के ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का 12 घंटे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, समझ गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम से और ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम से फिर लेस देन ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहली ये रेस्ट्रिक्शन। अगली रेस्ट्रिक्शन क्या है, स्प्रेयर की है कि वो 20 घंटे अवेलेबल है। तो एक लैंप बनाने के लिए स्प्रेयर को हमें 3 घंटे मतलब यूज़ में लेना पड़ता है, और शेड के लिए 2 घंटे लेना पड़ता है। तो एक्स लैंप बनाएंगे तो 3x हो जाएगा टाइम, 3x, और वाई शेड बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 घंटे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी इनइक्वलिटीज़ तैयार। यहाँ पे 2 इनइक्वलिटी और आती है बाई डिफॉल्ट, क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ लैंप्स x वो ऑब्वियसली 0 है, 0 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव नंबर ऑफ लैंप्स थोड़ी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव या फिर 0 हो सकते हैं। इनइक्वलिटीज़ तैयार होगी उस, अच्छा ये कंडीशन किसकी थी, ये थी स्प्रेयर की है ना, ये 20 घंटे वाली कंडीशन किसकी है, ये है स्प्रेयर की। अभी इनको सोल्व करके डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिस चीज़ का हमें मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढना होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट है ना, हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसका मैक्सिमम हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रॉफिट हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट, इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा, इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट कैसे बनेगा, एक लैंप को बेचते हैं तो 5 रुपये का प्रॉफिट, और एक शेड को बेचते हैं तो 3 रुपये का। तो एक्स वाले के केस में कितना हो जाएगा 5x, और इसका 3y हो जाएगा, मतलब 5x प्लस 3y। इसको हमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि इसको हमें मैक्सिमाइज ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लास्ट में इसको हम देखेंगे। अब इनइक्वलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, अब डायग्राम की बात करेंगे हम। तो डायग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, इन इनइक्वलिटीज़ का ही बनता है डायग्राम, इसको देखो यहाँ पर सबसे पहले इनइक्वलिटी का साइन हटा के हम लगा लेते हैं बराबर का। तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो y बराबर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं अब y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, ये वाली वैल्यू, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल गए। ऐसे इसमें भी आप x की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2y बराबर 20,
तो y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 2y तो खत्म हो गया। 3x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3। तो पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से डायग्राम है ना डी, अभी डी का पूरा काम हुआ नहीं है, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं डायग्राम। तो उसके लिए अपन को चाहिए क्या, एक तो y एक्सिस और एक x एक्सिस। अब यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। देखो x पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये है 6 और ये है 20/3। तो 20/3 कितना होता है, 18 से ज़्यादा ही तो है। हाँ ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 20/3। कितना ज़्यादा होगा वो ज़रूरी नहीं है, बस आप 20/3 को आगे लिख लेंगे हम। और जो ये है ना दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट वाला क्या 6, वो पीछे की तरफ आ जाएगा, उसको थोड़ा पीछे लिख लो। यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब अप्रोक्सीमेटली सही होना चाहिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट हो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रफली सही होना चाहिए डायग्राम अपना। अच्छा, y पर y वाले पॉइंट क्या है, ये 12 है और ये 10 है। तो सबसे पहले मैं 12 बना लेता हूँ, 0,12, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा 0,10 आ जाएगा। ये करीब करीब ज़्यादा ही बना ली, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इनको मिलाएंगे, लाइन बनाएंगे पहले। तो 0,12 वाला मिलेगा 6,0 से, ये 0,12 वाला ना ये इससे मिलेगा 6,0 से। तो कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, इसकी इसकी जो इक्वेशन है ना वो इसके साथ ही लिख दो। ये कौन सी पहले वाली इक्वेशन है, ये 2x + y = 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y = 12। ठीक है, अच्छा अब ये जो दूसरे वाले पॉइंट है ये मिल जाएंगे, क्योंकि इनके पास सारा क्या बचा है ना, ये और ये, यही तो है दोनों, तो इसके ये इक्वेशन बना लेंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन करवा देता हूँ मैं ऐसे, ये स्ट्रेट होना चाहिए ना। इसका नाम क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये 3x + 2y = 20। यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2y = 20, ऐसा बन गया, ये हुआ। अब क्या करें, यहाँ पर दोनों का नाम वाम भी लिख लिया। अब देखो यार, अब है ना हमने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया, इनका डायग्राम बना लिया। अब हमें ना ये इनइक्वलिटीज़, इनका डायग्राम बनाना। तो इनके डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम, एक कोई पॉइंट लेते हैं जो कि इन पे नहीं होता, इस लाइन पे नहीं होता, वो उठाकर इसमें डाल के चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इनका डायग्राम तो है ही। हम देखो ये जो पॉइंट है ना 0,0 ओ 0,0, ये दोनों लाइंस पर नहीं है, किसी पर भी नहीं है ये। तो ये उठाऊंगा मैं पहली इनइक्वलिटी में डालूंगा, ये 0,0 डालूंगा, तो 0 + 0 0 बन जाएगा ना। 2 का कोई मल्टीप्लाई का मतलब निकला ही नहीं कि फिर, तो 0 बन गया। 0 ≤ 12 सही है या गलत है, 0 12 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है। तो 0 0 सेटिस्फाई कर गया, कौन सी है 12 वाली। तो देखो इस ये जो लाइन है ना इसके इधर की तरफ है 0 0, तो इसके इधर का एरिया बन जाएगा टोटल इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये बन गया। अब इस एक इनइक्वलिटी का ही बना है। अब दूसरी इनइक्वलिटी वो 20 वाली है ना, ये वाली। तो यहाँ पर भी मैं 0 0 डालूंगा, तो क्या बन जाएगा 0 ≤ 20, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, उसके भी 0 0 की तरफ वाले एरिया को हम शेड करेंगे। शेड मतलब अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे रगड़ने लग जाओ आप, है ना, ये इतने से ये ना इशारे, ये काफ़ी है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे x > 0 y > 0, मतलब इनकी जो संख्या है वो तो पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या है, इनका डायग्राम आपको अलग से इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहे हैं कि भाई डायग्राम जो भी होना चाहिए, जो भी सिस्टम हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका इधर नीचे वाला एरिया और इसका भी नीचे वाला एरिया, इन तीनों का कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी लाइन पर। तो फिर भी आप देखो कि इसके नीचे तो आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा कि जो कि सबका कॉमन है, ये वाला। ठीक है, एक बार कॉमन पोर्शन आने के बाद उसी को शेड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एक इनइक्वलिटी के आप शेड करने जा रहे हो। ठीक है, देखो अब क्या होता है, हमने इनइक्वलिटीज़ बना ली थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लिया है और डायग्राम भी बना लिया है, IOD हो गया। अब आता है F मतलब फिजिबल रीजन। तो ये अपना फिजिबल रीजन हो गया। यहाँ पर बस आपको शो करना है कि ये क्या है, अपना फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन क्या होता है, जो सबका कॉमन हो, ये हो गया। उसके बाद में फिजिबल रीजन के बाद में क्या आता है, FCT, C मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। ये कॉर्नर पॉइंट्स को ये हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट इसको हम A नाम दे देते हैं ना, ये A हो गया। इसके कोऑर्डिनेट पता है 6,0, ये इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये निकालने पड़ेंगे। और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, C, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए अपने 0,10। अब देखो B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो इसके निकालने पड़ेंगे। अब B एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इसका और इसका, इन दोनों लाइंस का। इसकी इक्वेशन क्या है ये, और इसकी इक्वेशन क्या है ये। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमें B पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4B, इधर साइड में कर लेते हैं। तो इन दोनों की इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, देखो स्मार्टली लिखते हैं थोड़ा। इसको मैं लिख लेता हूँ पहले 3x + 2y = 20 को, 3x + 2y = 20 है ना, इसको मैंने लिख लिया।
देखो मेरे को ना इस y पे नज़र है मेरी, एलिमिनेशन मेथड लगाने की सोच रहा हूँ मैं अभी से। यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी y के साथ 2 बना लूँगा तो फिर वो माइनस करूँगा तो y से y कट जाएगा। तो इसके y के साथ 2 है, इसके y के साथ 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। इसको डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। तो 2x इंटू 2 क्या बन जाएगा 4x, y इंटू 2y इक्वल टू 12 इंटू 2, ये कितना मिल गया 24, माइनस 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 सोल्व करते हैं तो 2y से 2y कट गया। यहाँ पर 3x माइनस 4x माइनस x हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। x इक्वल टू 4 है तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 4, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो ये 4 उठाकर मैं यहाँ डाल दूंगा, तो है ना ये x की वैल्यू 4 यहाँ रख दिया मैंने, तो 2x हो जाएगा 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12 माइनस 8, ये भी हो गया 4। हवा में कर लो इतनी कैलकुलेशन, आपको ये दिखाने, इवन ये भी दिखाने की जरूरत नहीं कि आपका ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, आप बस ऐसे ही लिख दो y इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि आपको ना ये बाकी सारी चीज़ें दिखानी है, इनइक्वलिटी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डायग्राम, एक टेबल और आएगी अब आगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब अपना लास्ट काम क्या है, टेबल बनाना। तो टेबल के अंदर 2 कॉलम होते हैं, पहले कॉलम में आता है कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरे कॉलम में आता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये वाला प्रॉफिट वाला, z इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू 5x प्लस 3y। इस बार ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज ही करना है ना, प्रॉफिट हम कम थोड़ी चाहेंगे, प्रॉफिट तो चाहते हैं सबसे ज़्यादा ही ज़्यादा मिले हमें। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, O A B C है ना, O A B C। आप बोलोगे यार ओ पर तो कभी मिलता ही नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों लिखना ज़रूरी है ना, सारे कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स सारे लिखने पड़ेंगे। ओके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये लिख लेते हैं फटाफट। ओके हैं 0 0, एक है 6,0, ये 0 0 हो गया, ये 6,0 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट्स 4 4 और सी के 0 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,4 और यहाँ पर 0,10। अच्छा इनको प्लॉट, ये है ना, ये उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पर x और y है ना, तो 0 0 उठा के मतलब x कोऑर्डिनेट x की जगह और y कोऑर्डिनेट y की जगह। 0 0 डालूंगा 0 प्लस 0 ये सब 0 बन जाएगा। 6 0 डालूंगा तो ये 6 पंजे 30 और ये 0, ये 30 हो गया। 4 4 डालूंगा तो ये कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा, और 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। 20 और 12 मतलब 20 एंड 12 कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। 0,10 ये यहाँ डालूंगा, ये यहाँ डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये x वाला तो खत्म, और 10 उठा के यहाँ पे डालूंगा 3y, तो ये 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें क्या बताना, इसको ये प्रॉफिट है तो हमें ढूंढना है मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, 0 30 32 और 30 में से ये वाला मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम भी क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 32, कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला बी पॉइंट पर 4,4 पर, ये है ना, यहाँ पर मिलेगा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब 4,4 तो ये चलो आ गया, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, देखो अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैसे लगे, हाँ ये पूछा है, हाउ शुड ही स्केड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लास्ट में ये लिखना पड़ेगा कि हाउ शुड ही स्केड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन, उसको अपना जो डेली प्रोडक्शन है उसको कैसे स्केड्यूल करना है। इसका मतलब क्या है कि उसको डेली कितने लैंप बनाने और कितनी शेड्स बनानी है, ठीक है, मेन बात ये है। तो देखो यहाँ पर हमने ये 4,4 है, तो ये तो x और y दोनों की वैल्यू 4 हो गई ना, x की वैल्यू भी 4 हो गई और y की वैल्यू भी 4 हो गई, ठीक है। हमने x किसको माना था, लैंप्स को, और y किसको माना है, शेड्स को। तो अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है तो x और y की वैल्यू 4 लेके चलनी पड़ेगी, मतलब उसको लैंप्स बनाने पड़ेंगे 4, और उसको डेली शेड्स भी कितने बनाने पड़ेंगे 4। तो अगर वो 4 4 ऐसे बनाएगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये लास्ट में ये बात लिखनी है। और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना 32। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर मेड ऑफ प्लाईवुड। देखो नोवेल्टी सोवेनियर क्या होता है, लाइक कुछ नया हमें, मतलब कुछ पुतला बनाना है, वो पुतला इंसान का भी हो सकता है और किसी बिल्डिंग का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ एक मॉडल बनाना है हमें। तो फिर आगे के बाद एक कंपनी है जो कि 2 टाइप के ऐसे सोवेनियर बनाती है प्लाईवुड से, है ना, मेड ऑफ प्लाईवुड। फिर क्या बोला है, सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग।
तो जो टाइप ए मतलब समझ लो बिल्डिंग का हमें कुछ सुवेनियर बनाना है, उसका पुतला बनाना है किसी बिल्डिंग का, तो उसको 5 मिनट लगते हैं कटिंग में और 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग में, ठीक है, ऐसे जचाने में उसको, ठीक है। फिर बोला कि सुवेनियर्स ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग, ठीक है, ठीक है, ये तो 8 लग रहा है, ठीक है। देर आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग, है ना। तो 3 घंटे एक दिन में इतना ही, मुझे लगता है कि इतना ही अवेलेबल है, हाँ ठीक है। एक दिन में समझ लो, एक दिन में 3 घंटे और 20 मिनट हम कटिंग कर सकते हैं और इतने 4 घंटे ये असेंबलिंग के अवेलेबल है, मतलब इस ज़्यादा ज़्यादा यही है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते ना। अवेलेबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेलेबल इतना ही है। द प्रॉफिट इज़ ₹5 फॉर ईच टाइप ए एंड ₹6 ईच फॉर टाइप बी सोनियर्स। फिर बोला हाउ मेनी सोनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ना हम टेबल बनाएंगे टाइप ए की और टाइप बी की, और उनमें क्या क्या आएगा भाई, कटिंग टाइम कितना है और असेंबलिंग टाइम कितना है, एक तो वो आ जाएगा, और एक प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹5 ₹6 वो आ जाएगा। और ये जो है ना, ये लाइन जो 3 आवर्स 20 मिनट्स असेंबलिंग के लिए, कटिंग के लिए अवेलेबल है, 4 घंटे असेंबलिंग के लिए, ये रेस्ट्रिक्शन है, इससे हम वो इनइक्वलिटी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे टेबल बनाएंगे, सोनियर्स ऑफ टाइप ए वो टाइप बी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर बस इतना सा लिख लेते हैं कि ये है टाइप ए और यहाँ पर बन जाएगा टाइप बी। यहाँ पर इधर की तरफ ऐसे लाइंस खींच देते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर टेबल बनाने का। इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक टेबल बना लो, फिर बार बार क्वेश्चन की तरफ झांकने की जरूरत ही नहीं है, और ये ज़्यादा यूज़फुल है। आपको भी पता है यार, टेबल का जो डेटा होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है बजाय ऐसे फैला के लिखने का। यहाँ पर भी देखो लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट में ऐसे पूछा है हाउ मेनी सोनियर्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के उसको कितने सोनियर्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें हर टाइप को मानना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं कितने, तो हम यहाँ पर वो यूनिट या फिर इसकी समझ ले क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पर खुद से अज्यूम कर लेते हैं। टाइप ए को मैं एक्स मान लेता हूँ कि इसकी क्वांटिटी एक्स है, एक्स हम सोनियर्स बना रहे हैं टाइप ए की, और टाइप बी के कितने बना रहे हैं, वाई बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब अपने मेन काम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पैसा, पैसा सबसे बड़ा है, तो प्रॉफिट मतलब रुपीज़ के अंदर कितना होता है। टाइप ए में हमें मिलता है, यहाँ पर दे रखा है ₹5 ऑफ टाइप ए। अच्छा, एक मतलब एक सोनियर के लिए ये एक्स बनेगा तो वो 5x हो जाएगा, ठीक है, ये पर यूनिट है। अच्छा, टाइप बी का कितना दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो 6 मिलेगा आपको, प्रॉफिट की बात होगी। अब कटिंग टाइम कितना है और असेंबलिंग टाइम कितना, वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो कटिंग टाइम कितना है टाइप ए का, यहाँ पर फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, तो एक दो बार देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है रिक्वायर सोनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट कटिंग और 10 मिनट असेंबलिंग, तो 5 10 हो गया, और दूसरे वाले का क्या है 8 और 8 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 और इधर 10, ये मिनट्स में है, ठीक है, मिनट्स में, और इसका हो जाएगा 8 मिनट एंड इधर भी 8 मिनट, इतना हो गया। अब उसके बाद में देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पर देखो पाबंदी या मजबूरी क्या है, देर आर 3 आवर्स 20 मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग, बस इतना ही अवेलेबल है, अवेलेबल मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा यही है, एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग। तो ये है यहाँ पर कटिंग का है 3 घंटे 20 मिनट और असेंबलिंग का है 4 घंटे ना, 4 आवर्स। तो इसका है कितना 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स है ना, हाँ 20 मिनट्स, और इसका कितना है 4 घंटे 4 आवर्स। ये अवेलेबल है, अवेलेबल मतलब ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ पर ऊपर की तरफ 5 मिनट, ये सब ऊपर की तरफ मिनट में है और नीचे की तरफ ये आवर्स के अंदर आ गया, तो इनको सेम यूनिट बना लेते हैं हम। तो 3 घंटे मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 × 60 प्लस ये अपना 20 हो गया, इतना मिनट्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो इतना 180 और 20 ये हो जाएगा 200 मिनट्स। इसका कटिंग टाइम इतना ही दे सकते हैं एक दिन के अंदर। अच्छा, 4 घंटे का मतलब क्या हो गया, 4 घंटे का मतलब कितना हो गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 240 मिनट्स, इतना हो गया। ये यहीं से अपनी इनइक्वलिटीज़ तैयार होगी। तो एक टेबल अपना ये मतलब रफ चीज़ हमें पता चल गई, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है ना। अब पूरे क्वेश्चन को अब देखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना, ये हमें मैक्सिमाइज़ बताना। तो अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अब जो एल्गोरिदम होती है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आई मतलब इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर अब हम इनइक्वलिटी तैयार कर लेते हैं। इनइक्वलिटीज़ कैसे लगेगी, एक तो कटिंग टाइम पर लगेगी, क्योंकि कटिंग टाइम मैक्सिमम हमें 200 मिनट ही अवेलेबल है।
तो एक रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाऊंगा कटिंग टाइम का, और दूसरा है असेंबलिंग टाइम का। इसका भी है कि मैक्सिमम 4 घंटे अवेलेबल है। क्वेश्चन में बोल नहीं रखा मैक्सिमम, लेकिन आप समझ जाना अवेलेबल मतलब वो मैक्सिमम ही होता है। आप बिना मैक्सिमम लगाए भी अवेलेबल बोलोगे ना तो मैक्सिमम ही होगा। अच्छा, यहाँ पर फिर दूसरा कौन सा है, असेंबलिंग टाइम की भी यहाँ पे बनेगी एक इनइक्वलिटी। तो देखो सबसे पहले कटिंग टाइम की क्या होगी। कटिंग टाइम में जो टाइप ए है उसकी एक वो सोवेनियर बनाने के लिए हमें 5 मिनट लगती है, तो x के लिए 5x हो जाएगा और y के लिए इसका 8y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 8y। ये इतना जो जितना भी टाइम मिला है कटिंग टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 200 मिनट होना चाहिए। 200 मिनट से के बराबर हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ये बात होगी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं असेंबलिंग टाइम में। तो एक टाइप ए की एक सोवेनियर बनाने में हमें 10 मिनट लगती है असेंबलिंग टाइम में, है ना। और बी में हमें लगते हैं 8 मिनट असेंबलिंग के। तो x अगर x यूनिट बन जाएंगे टाइप ए के तो 10x हो जाएगा, और y यूनिट टाइप बी के हो जाएंगे तो 8y हो जाएगा। तो 10x प्लस 8y है ना, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 10x प्लस 8y। ये ज़्यादा ज़्यादा असेंबलिंग टाइम है कितना, ज़्यादा ज़्यादा ये है 240, तो यहाँ पे 240 आ जाएगा। ठीक है, ये बनी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी दो और भी बनेगी, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि x है क्वांटिटी, टाइप ए की क्वांटिटी टाइप बी की क्वांटिटी, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो जीरो या जीरो से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आई मतलब इनइक्वलिटी तैयार है। फिर अगली चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन ने बोला है कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, प्रॉफिट अपना मैक्सिमम होना चाहिए। तो जिस भी चीज़ को हमें मैक्सिमाइज करना होता है वो बन जाता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट, पैसा। तो प्रॉफिट इसको मैं जेड मान लेता हूँ। ये कितना होगा, देखो प्रॉफिट, जब हम एक यूनिट इस टाइप ए की बेचते हैं तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, और टाइप बी वाले में 6 रुपीज़ का। तो जब हम एक्स रुपीज़ इसकी बेचेंगे तो 5x हो जाएगा और इसका 6y हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5x प्लस 6y हो जाएगा। और प्रॉफिट है, चूंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमें क्या बताना होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज ही करना है। मिनिमम कौन ढूंढेगा, ये हो गया। अच्छा, अब आई हो गया इनइक्वलिटी, डी ओ हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं, हम डायग्राम की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटीज़ का ही बनता है डायग्राम, है ना। इसका कोई डायग्राम में कोई रोल नहीं होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ का डायग्राम है, तो सबसे पहले इनका इनइक्वलिटी का साइन हटाते हैं हम। डायग्राम बनाने की प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, और यहाँ पर 10x प्लस 8y, अच्छा ये भी 8y है, हाँ हाँ ये तो है ही, इक्वल टू 240। तो अब यहाँ पर क्या करें, आप x की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, तो ये खत्म। 8y इक्वल टू 200, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, काटेंगे तो ये मिल जाएगा 25। ठीक है क्या, 25 का, हाँ सही है सही है। अच्छा, एक और पॉइंट पता करना, तो इसमें हम अब इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, y कोऑर्डिनेट 0, तो 8y 0 हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना है 200, 5 इसको काटेगा तो 20 को काटेगा तो 4 और एक 0 फिर से, तो 40 जाएगा। अब इसमें इसकी बात करते हैं दूसरे वाली इक्वेशन की। इसमें x की वैल्यू 0 डाल दी मैंने, ये तो 8y इक्वल टू 240, 8 24 को काटेगा तो 3 और 0 तो है ही, तो 30 मिल जाएगा। अब हम इसमें y कोऑर्डिनेट 0 डाल देंगे, ये तो 10x इक्वल टू 240, 0 से 0 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। ऐसा कर लिया, फटाफट कर लेते हैं ये वाला डायग्राम का काम। तो अब डायग्राम बनाना, तो यहाँ पर मैं वो x एक्सिस y एक्सिस वो बना देता हूँ। ये अपना y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया। ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव इसलिए। अच्छा, यहाँ पर अब पॉइंट्स को मार्क करते हैं। देखो ये 0 25 और 40 0। अच्छा, पहले x वाले देख लो ना, x पे 40 है और इधर x का ये 24 है ना, 40 एंड 24। तो इनको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। 40 बड़ा है तो 40 को पहले, फिर बाद में 24 छोटा, तो 24,0 यहाँ पर ऐसा हो गया। अब y वाले देखो 0 25 है और 0 30 है, तो 30 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,30 और इससे कम कितना 0,25। ठीक है, अब इनका मिलान करते हैं। तो यहाँ पे 0,25 और 40 का मिलान हो जाएगा, ये इसका और इसका, इन दोनों को मिला देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा डायग्राम इसका। ठीक है, इसकी इक्वेशन का नाम यहीं पे लिख दो, पहला वाला ये है ना 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, वो आ जाएगा 5x प्लस 8y इक्वल टू 200। ठीक है, इसका नाम लिख दिया। अब 30 और ये 24 इसको मिला देंगे, क्योंकि यही बचा है, ये 30 वाला और ये 24 वाला,
तो इसको मिलाएंगे तो लाइन सीधी होनी चाहिए यार। ऐसे मेरा हैंड ना ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। तो ये ऐसी बन गई सीधी लाइन, ठीक है, बढ़िया। इसकी इक्वेशन क्या है, ये दूसरी वाली है, 10x प्लस 8y इक्वल टू 240। यहाँ पर देगा 10x प्लस 8y इक्वल टू 240, ऐसा बन गया। ये भी तैयार। अब ये देखो पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, इनका भी बन गया। अब फाइनली हम इनइक्वलिटीज़ का बनाते हैं। तो क्या करते हैं इनइक्वलिटीज़ में, क्या करते हैं हम पॉइंट उठा के चेक करते हैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये ओ कौन सा 0,0, ये उठाऊंगा, इसकी इनइक्वलिटी में डालूंगा और उसकी इनइक्वलिटी में डालूंगा। पहले कौन सी इनइक्वलिटी, ये 200 वाली। तो 0 0 यहाँ पे डालूंगा तो 0 प्लस 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 200। सही बात है, 0 200 से छोटा तो होता ही है ना, ये लेस देन का साइन है, ये 0 बन गया, ये 200 है, तो 0 200 से छोटा होता ही है। तो 200 वाली इनइक्वलिटी को अपना 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 200 वाले का डायग्राम क्या, बाउंड्री का ये वाला है, ये वाला। तो इसके अपना इधर वाला बन जाएगा कौन सा, 0 0 की तरफ वाला, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसकी इनइक्वलिटी को। इधर पूरा शेड करने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे यहाँ पे 2 इशारे छोड़ दो। अच्छा, अब दूसरा वाला ये है 240 वाला 240, 0 0 इसमें मैं डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और 0 लेस देन इक्वल टू 240। सही बात है, तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 0। तो ये जो 240 वाली ये वाली है ना, ये डायग्राम, इसके भी ओरिजिन की तरफ वाला हम बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ वाला ऐसे। और बाकी ये 2 इनइक्वलिटीज़ हैं, ये 2 इनका तो बना लिया हमने। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह के हमें इसके इधर वाला, इसके इधर वाला, सबका कॉमन पोर्शन ढूंढना है। तो सबका कॉमन पोर्शन आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, गौर से, इनके जो इशारे ना ये समझोगे तो आपको पता चलेगा ये वो है सबका कॉमन पोर्शन। तो देखो अपना पहला काम क्या था, इनइक्वलिटीज़ आई, फिर ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, फिर डी मतलब डायग्राम। अब आता है FCT, मतलब F मतलब फिजिबल। तो ये हो गया ना फिजिबल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो कॉमन पोर्शन होता है ये होता है अपना फिजिबल रीजन, ये हो गया फिजिबल रीजन। अच्छा, FCT, सी क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट। तो ये कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, ये कॉर्नर पॉइंट्स, इसका नाम ए दे देता हूँ मैं, इसको बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो ओ, ए और सी के तो पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इसके निकालने पड़ेंगे मैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4B। बी पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बी पॉइंट पर ये लाइन और ये लाइन दोनों आके इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका और इसका। तो दोनों में इस बार तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 8y, यहाँ पर भी 8y, दोनों को माइनस करते ही कट जाएगा। ज़्यादा ये वाला ना, ये ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ये वाला कितना 10x प्लस 8y इक्वल टू उधर कितना है 240। इसको उसके नीचे लिख लेता हूँ 5x प्लस 8y इक्वल टू 200। माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कितना बचा, यहाँ पर बचा 5x और ये मिलेगा 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 8 है, ये 8 उठाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। चलो, तो 8 5 ये 40 हो गया, 40 उसमें माइनस होगा तो 200 में से 40 माइनस करेंगे तो 160 है ना, 160। 160 को 8 डिवाइड करेगा तो 160 में 1 और 6 16 है ना, 2 और 1 0 बच जाएगा। आप मतलब खुद भी कैसे भी कर लो यार, हवा में कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, आप धीरे धीरे करोगे ना तब भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार आप भी ना इसी टाइप की एक आदत बना लो, हवा में कर लो बहुत सारी कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसा तो फिर तो हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ लिख के करेंगे तो ये 8 कोमा कितना आ गया, 8 कोमा 20, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया बी का। अब हमें FCT, F फिजिबल रीजन, C मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पता चल चुके हैं। अब T मतलब टेबल, तो टेबल के लिए यार जगह कम बची है, लेकिन यहीं पे बना लेते हैं हम टेबल। टेबल में क्या क्या आता है, पहले आते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरी चीज़ क्या आती है जेड मतलब किसको में मैक्सिमाइज करना है वो चीज़। तो मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हमें, वो कितना है, जेड है 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, OABC, तो यहाँ पे O आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया और C आ गया। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 0,0, A के कितने 24,0, 24,0, B के कितने 8,20, 8,20। अच्छा, ये बन गया। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,25, 0,25। एक एक के लिए हम इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 0 में तो प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम ढूंढना है, ये है ना, यहाँ से आप अलग समझना, ये अलग है, ऊपर वाला डायग्राम की चीज़ वो अलग है, और ये टेबल वगैरह अब ये नीचे अलग बन रही है। तो z की वैल्यू 0 0 पर क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 0 हो जाएगी। 24,0 पर 5 इंटू 24, तो ये कितना होता है 120 हो जाएगा, ये 120। और जो कि y कोऑर्डिनेट 0 तो उसको देखो ही मत।
फिर 8,20 यहाँ पर डालेंगे तो 8 में यहाँ पे रखूँगा तो ये बन जाएगा 40 40, और 20 में यहाँ पे रखूँगा तो कितना बन जाएगा 20 इंटू 6, 20 का 6 टाइम्स हो जाएगा 120। इसको चाहो तो आप रफ में कर लो 120 और ये 160 बन जाएगा। देखो मैं रफ में करके बता देता हूँ। 8 उठाकर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 5 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 6y, 6 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 120, कितना हो गया 160। ये बन गया अपना 160, ठीक है, ये बन गया, ये हुआ। अच्छा अब 0,25, 0,25 उठाकर डालूंगा इसमें तो x वाला तो 0 ही जाएगा, y वाला कितना है यहाँ पे 25, तो 25 इंटू 6 है तो कितना होता है 150 होता है ना 150, ठीक है, ये हो गया 150। देखो प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम ढूंढना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा हो रहा है, ऑब्जर्व करो 0, 120, 160, 150, तो ये है ना भाई मैक्सिमम, है ना, ये क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 160, 160। और ये कहाँ पर मिल रहा है हमें, यहाँ पर बी पॉइंट पर मिल रहा है। बी पॉइंट जो हमने अभी बाद में निकाला था 8,20 पर, ये मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है 20, y इक्वल टू 20। ये अपना बी पॉइंट है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछा है, ये रहा, इसमें बोला हाउ मेनी सोवेनिर्स ऑफ ईच टाइप, समझ रहे हो ना, मतलब टाइप ए और टाइप बी दो थी ना यहाँ पे, टाइप ए और टाइप बी, इस टाइप से। तो कितनी हाउ मेनी सोवेनिर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टाइप ए टाइप बी को हमने एक्स और वाई तो माना है ना। ये देखो टाइप ए मतलब एक्स, वाई मतलब टाइप बी, तो ये पूछा कि ईच टाइप में कितनी होगी, तो ये होगी टाइप ए और ये कितनी होगी टाइप बी। तो टाइप ए की सोवेनिर्स 8 हो जाएगी और टाइप बी की वो 20 बनाएंगे दिन में, तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो। तो ये था अपना आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।